Hello everyone. Today we will study chapter 16 of लक्ष्मीकांत जो कि है emergency provisions. इसमें हम पढ़ेंगे कि क्या क्या से चीज़ें होती हैं. अब इसमें पढ़ेंगे. इसमें एक्सप्लेन करा गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18th आर्टिकल दैट इज़ 352 से लेके 360 के एमरजेंसी प्रोविज़न के बारे में बताया गया है. इनका मेन पर्पस है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी बड़ी क्राइसिस को अफेक्टिवली हैंडल कर सकती है. ठीक है. पहला बात है कि इमरजेंसी प्रोविज़न क्यों इसकी ज़रूरत क्यों है. ठीक है. वाई इमरजेंसी प्रोविज़न, तो हम इसको पढ़ेंगे. देखिए, इमरजेंसी प्रोविज़न को कॉन्स्टिट्यूशन में इसलिए ऐड किया गया है. क्यों ऐड किया गया है, क्या रीज़न बिहाइंड इट इज़ दैट इस यूनिटी, सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, द डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम एंड द कॉन्स्टिट्यूशन. तो इसमें कुछ नहीं किया है. क्यों करा गया है इमरजेंसी प्रोविज़न का कॉन्स्टिट्यूशन में इसलिए ऐड किया गया है ताकि देश की सोवरेनिटी यानी संप्रभुता, देश की यूनिटी यानी एकता, देश की इंटीग्रिटी मतलब अखंडता, एंड देश की सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा. तो इन सब चीज़ों से क्या होगा, देश पर कोई थ्रेट नहीं आएगा. और ये सारी चीज़ें हमारे पास होंगी तो हम क्या होंगे, उससे हमारे देश में कोई थ्रेट नहीं आएगा. अगर हमारे देश में एक यूनिटी होगी, इंटीग्रिटी होगी, सिक्योरिटी होगी, सोवरेनिटी होगी, तो हमारा देश एक यूनिटरी की तरफ वो बिहेव करेगा. और उसमें कोई भी फूट या फिर कुछ भी प्रॉब्लम्स आएगी तो वो हम इजीली हैंडल कर सकते हैं. इमरजेंसी, दूसरा क्वेश्चन आना चाहिए आपके मन में, इमरजेंसी के टाइम क्या होता है. इमरजेंसी के टाइम पे क्या होता है. ठीक है. दिस इज़ द सेकंड क्वेश्चन. तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इमरजेंसी के टाइम पे क्या होता है. इसका हम सॉल्यूशन करेंगे. देखिए क्या होता है. एक मिनट, मैं इसको छोटा कर देता हूँ. हम सबको पता है ड्यूरिंग एन इमरजेंसी, जब भी कोई इमरजेंसी होती है उस टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो बहुत पावरफुल बन जाती है, एंड स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो सेंट्रल के हाथ में चली जाती है. ठीक है. इट कन्वर्ट्स द फेडरल स्ट्रक्चर इनटू अ यूनिटरी वन. तो इससे क्या होता है कि ये फेडरल स्ट्रक्चर को एक यूनिटरी में कन्वर्ट कर देती है. सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत पावरफुल हो जाती है, स्टेट का कंट्रोल सेंटर के हाथ में चला जाता है. फेडरल सिस्टम में क्या होता है, सेंट्रल प्लस स्टेट होते हैं. तो सेंट्रल प्लस स्टेट है, तो इनका क्या होता है, टेम्पररी तौर पर यूनिटरी सिस्टम भी हो जाता है. ठीक है. मतलब क्या होता है, नॉर्मली टाइम में इंडिया की डेमोक्रेसी फेडरल होती है, पर इमरजेंसी जैसी लगती है उस टाइम पे क्या बन जाता है, यूनिटरी बन जाता है. इसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने ऑब्जर्व करा. क्या ऑब्जर्व करा उन्होंने कि तो उन्होंने ऑब्जर्व करा, दो कंट्रीज़ का उन्होंने एग्जांपल लिया है, यहाँ पे ले रखा है. एक तो ले रखा है इंडिया, दूसरा ले रखा है अमेरिका का. तो उन्होंने बोला है कि अमेरिकन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो अमेरिका जैसी कंट्रीज़ क्या करते हैं, हमेशा ही फेडरल रहती हैं, पर इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन सिचुएशन के हिसाब से यूनिटरी हो जाती है. ठीक है. यूनिटरी हो जाती है और सिचुएशन के हिसाब से फेडरल हो जाती है. उन्होंने 3 टाइप के इमरजेंसी जनरली हमारे उसमें होते हैं. पहला होता है नेशनल इमरजेंसी. आपको सबको पता है नेशनल इमरजेंसी जो हम लगती है वो वॉर के टाइम पे, या एक्सटर्नल एग्रेशन होता है उस टाइम पे लगती है, या फिर आर्म इन्वेजन होता है उस टाइम पे लगती है. दूसरा होता है प्रेसिडेंट रूल. प्रेसिडेंट रूल कब लगता है हमारा, जब हमारी स्टेट की गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रही होती है. ठीक है. या फिर जिसको हम प्रेसिडेंट को 356 बोलते हैं, या फिर स्टेट मशीनरी फेल हो जाती है. इसको कॉमनली प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं, क्योंकि इसमें स्टेट इमरजेंसी होती है, कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी होती है. तो दो टाइप की इमरजेंसी हमने पढ़ ली. तीसरी टाइप की इमरजेंसी होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि आर्टिकल 360 में बोल लिया गया है. तो ये क्यों होती है, फाइनल इमरजेंसी ड्यू टू अ थ्रेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. देश की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में कोई थ्रेट आ गया, या फिर स्टेबिलिटी गिर गई है, मतलब हिल गई है, तो फिर क्या होगा, उससे फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाएगी. तो ये सारे पॉइंट्स हैं. अब हम पढ़ेंगे आगे नेशनल इमरजेंसी के कुछ ग्राउंड्स ऑफ डिक्लेरेशन. हाँ. इसमें कुछ नहीं दिया गया. इसमें दिया गया है कि आर्टिकल 252 के अंदर प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर करता है. कौन डिक्लेयर करता है, याद रखना, प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है नेशनल इमरजेंसी को. ठीक है. देश की सिक्योरिटी को थ्रेट हो, या फिर देश में किसी हिस्से पर वॉर हो, या एक्सटर्नल अग्रेशन हो, या आर्म्ड रिबेलियन हो, का डेंजर हो, तो ये ऐसा इसमें क्या होता है कि
क्या होता है इमरजेंसी के पहले, क्या होता है अगर इमरजेंसी के पहले अटैक हो जाए, इमरजेंसी बिफोर द एक्चुअल अटैक, सपोज पूरा एक्चुअल अटैक हो गया, उससे पहले इमरजेंसी लग गई, ठीक है। तो प्रेसिडेंट इमरजेंसी तब भी डिक्लेयर कर सकता है जब एक्चुअल अटैक या रिविलियन अभी हुआ नहीं है। उससे पहले भी प्रेसिडेंट चाहे तो इमरजेंसी अटैक कर इमरजेंसी लगा सकते हैं। ये पावर 38 अमेंडमेंट एक्ट 1975 में दिया गया है, ठीक है। हम्म, तो टाइप ऑफ नेशनल इमरजेंसी, एक होता है एक्सटर्नल इमरजेंसी, दूसरा है होता है इंटरनल इमरजेंसी। तो एक्सटर्नल इमरजेंसी को हम बोलते हैं अगर इमरजेंसी वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन से हो जाए, एक्सटर्नल एग्रेशन से या फिर वॉर से हो जाए, तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल इमरजेंसी। अगर इंटरनल इमरजेंसी मतलब स्टेट के अंदर ही आर्म रिबेलियन हो जाए या क्या कुछ डिस्टरबेंस हो जाए, तो उस पर हम बोलेंगे इंटरनल इमरजेंसी। तो ये कौन हमको बताता है, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1917 ने इसको रिप्लेस करके आर्म रिबेलियन कर दिया है। अब ये अप्लीकेबल नहीं है, इसको रिपेल कर दिया है। तो 44th अमेंडमेंट एक्ट ने इसको रिपेल कर दिया है, ठीक है। अमेंडमेंट 1917 द वर्ड्स आर्म रिबेलियन ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस, तो इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह हम हमने क्या बोल दिया है कि इसको रिप्लेस करके आर्म रिबेलियन बोल दिया है। उसके आगे हम बोलते हैं कि इमरजेंसी तो जो होता है केवल वो केवल पूरी कंट्री में भी लग सकता है या फिर किसी स्टेट के पार्ट में भी लग सकता है, ठीक है। इसमें ये इमरजेंसी ये पावर 47th अमेंडमेंट एक्ट 1977 ने क्लियर करा। अगर सपोज करो किसी एक स्टेट में प्रॉब्लम है तो खाली इमरजेंसी वहाँ लगाया जा सकता है, पूरे कंट्री में इमरजेंसी नहीं लगाई जाएगी, ठीक है। हाँ, तो उसके बाद आता है प्रेसिडेंट कैन नॉट एक्ट अलोन। इसमें क्या होता है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि प्रेसिडेंट तभी इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है जब कैबिनेट, नहीं क्या केवल उसमें पीएम का अलोन का डिसीजन नहीं चाहिए, उसमें कैबिनेट भी चाहिए। कैबिनेट के सारे मेंबर्स में रिटर्न एडवाइस दे कि इमरजेंसी लगानी है प्रेसिडेंट को, तभी लगेगा। 1975 में इंदिरा गांधी ने क्या करा था, इंदिरा गांधी ने इसका मिसयूज़ करा था। इंदिरा गांधी ने बिना कैबिनेट अप्रूवल के ही प्रेसिडेंट को इमरजेंसी लगवा दी थी। इस अब्यूज़ को रोकने के लिए 44th अमेंडमेंट एक्ट ने कैबिनेट की रिटन अप्रूवल मैंडेटरी कर दिया था, ठीक है। देखिए अब हम इसका क्विक समरी पढ़ कर देते हैं, जब जो भी हमने अब तक पढ़ा क्विक समरी। तो सबसे पहले हमने पढ़ा आर्टिकल 352। इसमें बताया गया है कि नेशनल इमरजेंसी होती है, ठीक है। 352 नेशनल इमरजेंसी का ये है आपका। और इसमें कौन से बेसिस होते हैं, ग्राउंड क्या क्या होते हैं इसमें, इसमें होता है वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, ठीक है, एग्रेशन, आर्म रिबेलियन, ठीक है। उसके बाद इसके इमिनेंट डेंजर्स पर भी डिक्लेयर हो सकते हैं, कोई डेंजर आए उस पर से। दो टाइप के इमरजेंसी होती हैं, पहला होता है एक्सटर्नल, दूसरा होता है इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब होता है जो बाहर के उससे होता है, बाहर के डिस्टर्बेंस से होता है या फिर और इंटरनल इमरजेंसी क्या होता है, जो इंटरनल डिस्टर्बेंस से होता है, ठीक है। इसको हम आर्म करके चेंज कर दिया इंटरनल इमरजेंसी का नाम। प्रेसिडेंट को रिटर्न परमिशन चाहिए होती है, ना ही केवल पीएम की नहीं, प्लस जितने भी कैबिनेट मेंबर हैं उसके, उन सब की, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उन सब की क्या चाहिए, रिटर्न एप्लीकेशन चाहिए अगर इमरजेंसी लगानी है तो। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि इमरजेंसी लगाने के बाद पार्लियामेंट का क्या रोल होता है। सो पार्लियामेंट का रोल हम पढ़ेंगे, ठीक है। पार्लियामेंट का रोल पढ़ेंगे अब हम। प्लस इसमें पढ़ेंगे कि नेशनल इमरजेंसी लगने के बाद पार्लियामेंट का क्या रोल होता है, कितने टाइम तक इमरजेंसी चलती है, इसका ड्यूरेशन देखेंगे इमरजेंसी का, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है इमरजेंसी कैसे अप्रूव होती है, अप्रूवल कैसे होता है इसका, ठीक है। 3 पॉइंट देखेंगे। तो अब हम पढ़ते हैं इमरजेंसी को पार्लियामेंट का अप्रूवल कब चाहिए। पार्लियामेंट का अप्रूवल कब चाहिए, जब प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हैं तो पार्लियामेंट को एक महीने के अंदर उस इमरजेंसी को अप्रूव करना होता है। सपोज वो प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर आज कर दिया है तो 1 महीने के बाद, 1 महीने तक प्रेसिडेंट को उस इमरजेंसी को अप्रूव करना चाहिए।
पहले ये टाइम 2 महीने का था, पर 44th अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐसा 1 मंथ के लिए कर दिया गया था। 1978 के अकॉर्डिंग ये 1 मंथ के कर दिया गया, ठीक है। अगर इस टाइम में लोकसभा डिसॉल्व हो जाए तो क्या होगा? अगर इमरजेंसी डिक्लेरेशन के टाइम पे लोकसभा डिसॉल्व हो चुकी है तो डिसोल्यूशन का ड्यूरेशन 1 मंथ के अंदर अप्रूवल पॉसिबल ना हो तो इमरजेंसी ऑटोमेटिकली चलती रहती है लोकसभा फर्स्ट सिटिंग को के 30 दिन तक। बस कंडीशन ये है कि राज्यसभा ने तब इमरजेंसी अप्रूव कर दी। इसका मैं दूसरा क्वेश्चन है कितने टाइम तक चलती है इमरजेंसी। तो इसमें कुछ नहीं किया, अगर राज्यसभा और लोकसभा ने दोनों ने अप्रूव कर दिया है इमरजेंसी को, तो ये 6 मंथ के लिए वैलिड होगा, 6 मंथ के लिए वैलिड होगा। अगर चाहिए तो इसको 6 मंथ में पार्लियामेंट को अप्रूवल के लिए एक्सटेंड करा जा सकता है, और 6 मंथ के लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल से एक्सटेंड हो जाएगी। मतलब थियोरेटिकली देखें तो इमरजेंसी इंडेफिनिट टाइम तक चल सकती है, बट एवरी 6 मंथ पे अप्रूवल ज़रूरी है, ठीक है। एवरी 6 मंथ पे अप्रूवल ज़रूरी होती है। ये प्रोविज़न भी 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से ऐड हुआ है, ठीक है। पहले सिस्टम कैसा था? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए था कि पहले सिस्टम कैसा था। देखा जाए तो पहले सिस्टम में क्या होता था कि पहले इमरजेंसी तब तक चलती रहती थी जब तक कैबिनेट चाहिए। मतलब एक्सटेंशन के लिए पार्लियामेंट से बार बार अप्रूवल लेना ज़रूरी नहीं था। लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट ने पावर को काफ़ी रिस्ट्रिक्ट कर दिया ताकि अब्यूज़ ना हो, ठीक है। तो पहले इमरजेंसी तब तक चलती रहती है जब तक कैबिनेट चाहे, ठीक है। तो कैबिनेट जब तक चाहेगी तब तक इमरजेंसी चलेगी, पहले कंडीशन ये था, लेकिन बाद में इसको चेंज कर दिया गया अब जो हमने पढ़ा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आना चाहिए अप्रूवल कैसे होता है? स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। देखिए, इसको अप्रूवल के लिए क्या चाहिए? इमरजेंसी अप्रूव करने के लिए पार्लियामेंट को स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या है? यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी का मतलब है यहाँ पे टोटल मेंबर का मेजोरिटी, ठीक है। टोटल मेंबर का मेजोरिटी, पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट है प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर जो है, प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स जो है उनका 2/3 मेजोरिटी, ठीक है। ये रूल 1978 में इंट्रोड्यूस किया गया था। पहले इमरजेंसी का अप्रूवल करने के लिए सिंपल मेजोरिटी काफ़ी होती थी, पहले केवल सिंपल मेजोरिटी चाहिए थी। लेकिन अब क्या हो गया है कि टोटल मेंबरशिप का मेजोरिटी चाहिए यहाँ पे, प्लस प्रेसिडेंट का वोटिंग, और प्रेजेंट जो हैं और जो वोटिंग कर रहे हैं उन मेंबर का 2/3 हमें चाहिए। ये दोनों चीज़ डाल दी हैं, ठीक है। ए और बी, पहले केवल सिंपल मेजोरिटी। तो हम पढ़ेंगे रिवोकेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन। इसमें बताया गया है कि पहला क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए कि इमरजेंसी को कौन रिवोक कर सकता है। सो पहला क्वेश्चन यह है कि रिवोक कौन कर सकता है, ठीक है। रिवोक कौन कर सकता है इमरजेंसी को? तो इसके लिए हम पढ़ेंगे कि प्रेसिडेंट किसी भी टाइम नेशनल इमरजेंसी को रिवोक कर सकते हैं एक न्यू प्रोक्लेमेशन इशू करके। तो एक नया प्रोक्लेमेशन यूज़ करेंगे, उससे प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? इमरजेंसी को रिवोक कर सकते हैं यानी वापस ले सकते हैं। इसके लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल ज़रूरी नहीं होता है, प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट की अप्रूवल नहीं चाहिए होती है, यानी प्रेसिडेंट चाहे तो इमरजेंसी तुरंत ही हटा सकते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट आपके दिमाग में आना चाहिए कि लोकसभा की पावर का क्या होता है, लोकसभा का क्या पावर है। तो 44th अमेंडमेंट एक्ट सेफ गार्ड करता है 1978, क्या सेफ गार्ड करता है कि अगर लोकसभा एक रेजोल्यूशन पास कर दे डिसअप्रूविंग द इमरजेंसी, तो प्रेसिडेंट को तुरंत इमरजेंसी रिवोक करना पड़ सकता है। अगर लोकसभा बोल दे कि ये इमरजेंसी इज़ नॉट अलाइंड विद द कॉन्स्टिट्यूशन या अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट चाहे को वहाँ पे ये इमरजेंसी को एकदम से रिमूव करना पड़ सकता है। तो ये भी एक पॉइंट है। उसके बाद हम आते हैं अगर लोकसभा एक रेजोल्यूशन पास कर दे कि इट इज़ अप्रूविंग है इमरजेंसी, तो पहले इनको रिवोक करना पड़ता है, ठीक है। पहले 1978 से पहले क्या होता था कि लोकसभा की कोई पावर नहीं थी, सिर्फ प्रेसिडेंट के पास रिवोकेशन पावर थी। अब लोकसभा के पास भी पावर इंक्लूड कर दी गई है, ठीक है। तो ये दो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं।
उसके बाद हम पढ़ते हैं लोकसभा मेंबर्स का क्या स्पेशल पावर है। 44th अमेंडमेंट ने ये भी बताया है, रूल बनाया है कि अगर लोकसभा के 1/10 मेंबर स्पीकर या प्रेसिडेंट को अगर हाउस सेशन में नहीं है तो रिटर्न नोटिस दे देते हैं कि उन्हें इमरजेंसी को डिसप्रूव करना है। तो स्पीकर को 14 दिन के अंदर लोकसभा की स्पेशल सीटिंग बुलानी पड़ती है जिसमें इमरजेंसी हटाने के रिजोल्यूशन कंसिडर होता है। इसमें मतलब कुछ नहीं, इसका मतलब ये है कि अगर सपोज करो लोकसभा में 1/10 ऑफ द स्पीकर, जो लोकसभा में क्या है 1/10 ऑफ द स्पीकर को, प्रेसिडेंट को अगर हाउस सेशन में नहीं है रिटर्न नोटिस दे देते हैं कि उन्हें इमरजेंसी डिसप्रूव करनी है। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं कहा गया, इसमें कहा गया अगर सपोज करो 1/10 मेंबर जो हैं लोकसभा के, वो स्पीकर को बोल रहे हैं कि अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो वो स्पीकर को बोल रहे हैं कि एक रिटर्न नोटिस दे रहे हैं कि उन्हें इमरजेंसी को डिसअप्रूव करना है, तो स्पीकर को 14 दिन के अंदर एक लोकसभा की स्पेशल सीटिंग अरेंज करनी होगी जिसमें इसका उन्हें रेजोल्यूशन करना पड़ रहा है, कंसिडर करना होगा। तो ये बता रहा है ये पॉइंट। अब चौथा पॉइंट है रेजोल्यूशन को डिसअप्रूवल का प्रोसीजर। इमरजेंसी हटाओ रेजोल्यूशन के प्रोसेस, इमरजेंसी कंटिन्यू करो रेजोल्यूशन से डिफरेंस होता है। पहला डिफरेंस क्या होता है? पहला डिफरेंस ये होता है कि इमरजेंसी हटाने वाला रेजोल्यूशन सिर्फ लोकसभा पास कर सकता है। इमरजेंसी कंटिन्यू करने वाला रेजोल्यूशन लोकसभा और राज्यसभा दोनों पास करते हैं। ठीक है, देखो इसमें सिंपल सा एक है यहाँ पे कैच देखा है। अगर इमरजेंसी को डिसप्रूव करना है, हटाना है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में आपको राज्यसभा सिर्फ लोकसभा के जो मेंबर हैं वो हटा सकते हैं। ठीक है, फिर लोकसभा में पास कर दे वो बिल, वो जो भी है वो पास कर दे लोकसभा में और इमरजेंसी हट जाएगी। लेकिन इमरजेंसी कंटिन्यू करने का रेजोल्यूशन जो है वो किसके पास है? अगर रेजोल्यूशन करना है, इमरजेंसी लगानी है, तो लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों पास होनी चाहिए। वो चीज़ दोनों पास करते हैं। ठीक है, डिफरेंस ये है कि इमरजेंसी हटाने वाले का रेजोल्यूशन सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाता है, हटाने वाला सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाता है, और इमरजेंसी कंटिन्यू है तो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि देखो नेशनल इमरजेंसी लगने के बाद देश के पॉलिटिकल सिस्टम में क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, पहले ये पढ़ेंगे। इमरजेंसी एक ऐसी सिचुएशन होती है जो नॉर्मल फेडरल सिस्टम को पूरी तरह चेंज कर देता है, ये पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको अब। ठीक है, इफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी, क्या इफेक्ट होते हैं? देखिए इसके 3 मेजर नेशनल इमरजेंसी हैं, 3 मेजर इफेक्ट्स हैं नेशनल इमरजेंसी के। इमरजेंसी लगते ही 3 चीज़ों पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। वो कौन सी 3 चीज़ें हैं? दीज कॉन्सिक्वेंसेज कैन बी ग्राउंड इन 3 कैटेगरीज। पहला है इफेक्ट ऑफ सेंट्रल स्टेट रिलेशन, दूसरा है इफेक्ट ऑन द लाइफ ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबली, तीसरा है इफेक्ट ऑन द फंडामेंटल राइट्स। तो ये 3 चीज़ें हैं। एक तो फंडामेंटल राइट्स पे इफेक्ट पड़ता है, एक तो आपका इफेक्ट पड़ता है लोकसभा के और राज्यसभा के, स्टेट असेंबली के लाइफ के ऊपर, तीसरा पड़ता है आपका सेंटर और स्टेट के रिलेशन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो इफेक्ट ऑन सेंट्रल स्टेट रिलेशन, देखिए अब पहला पॉइंट का हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑन सेंट्रल स्टेट रिलेशन। तो इसमें क्या होता है? इमरजेंसी लगते ही इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट यूनिटरी बन जाता है, आपको ये पता ही है ना? मतलब सेंटर के पास ज़्यादा पावर हो जाती है। ये 3 लेवल पर होती है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और एक तीसरा है आपका फाइनेंशियल्स। तो इन 3 चीज़ों में ये पावर लग जाती है। तो ये पहला है एग्जीक्यूटिव रिलेशन में क्या होता है? देखिए नॉर्मल टाइम में क्या होता है कि सेंटर और स्टेट दोनों क्या होते हैं, सेंटर और स्टेट दोनों के पास कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं जिन पे वो सब्जेक्ट्स होते हैं जिन पे वो काम कर सकती हैं। लेकिन सेंट्रल स्टेट्स सिर्फ कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शन पे ही काम कर सकते हैं। लेकिन इमरजेंसी के टाइम में क्या होता है, सेंटर किसी भी मैटर पर स्टेट को डायरेक्शन दे सकता है, किसी भी मैटर पर स्टेट को डायरेक्शन दे सकता है। ठीक है, सेंटर इज एंटाइटल्ड टू गिव एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन टू द स्टेट ऑन एनी मैटर्स। समझ में आ गया? दूसरा क्या बात क्या है, स्टेट गवर्नमेंट प्रैक्टिकली सेंटर के कंट्रोल में आ जाती है। ठीक है, अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंटर।
दो दे आर नॉट सस्पेंडेड, जबकि ये सस्पेंड नहीं होते, लेकिन इस पूरा क्या होता है, सेंटर के कंट्रोल में आ जाता है। इन शॉर्ट एग्जीक्यूटिव पावर जो होती है हमारी क्या होती है, वो फुली सेंट्रलाइज हो जाती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है लेजिस्लेटिव रिलेशन। लेजिस्लेटिव रिलेशन में क्या होता है, नॉर्मल टाइम में क्या होता है, पहले तो नॉर्मल टाइम में क्या होता है, पार्लियामेंट बिकम एम्पावर्ड टू मेक लॉ ऑन एनी सब्जेक्ट मेंशन इन द स्टेट लिस्ट। तो पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट में जो नॉर्मल टाइम पे क्या होता है, स्टेट लिस्ट में लॉज बनाना पूरी तरह स्टेट के काम हाथ में होता है, ठीक है, या स्टेट का काम होता है। लेकिन जैसे ही इमरजेंसी लगती है तो पार्लियामेंट स्टेट के किसी भी लिस्ट पर लॉ बना सकती है। तो ये चेंज आ जाता है, ठीक है। ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी द पार्लियामेंट बिकम पावर टू मेक लॉज ऑन एनी सब्जेक्ट मेंशन इन द स्टेट लिस्ट। दूसरा क्या होता है, स्टेट लेजिस्लेचर एग्जिस्ट करते हैं बट उनकी पावर सेकेंडरी हो जाती है, सेकेंड थिंग, ठीक है। और थर्ड थिंग है, ये कॉन्स्टिट्यूशन टेम्पररी फेडरल से ज़्यादा यूनिटरी बन जाता है। ये भी पॉइंट्स है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, फेडरल से ज़्यादा क्या बन जाता है, यूनिटरी बन जाता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये यहाँ पे ये है कि पार्लियामेंट की स्टेट लिस्ट वाली लॉज इमरजेंसी ख़त्म होने के 6 महीने बाद इनफेक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या पॉइंट है, पार्लियामेंट के स्टेट लिस्ट वाले लॉज जो होते हैं इमरजेंसी ख़त्म होने के 6 महीने बाद वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, इनफेक्टिव हो जाते हैं। तीसरा है कि ऑर्डिनेंस पावर के ऊपर हम पढ़ेंगे। प्रेसिडेंट को पावर के, हम जानते हैं कि प्रेसिडेंट की पावर बढ़ती है, तो उसके चक्कर में क्या होता है कि प्रेसिडेंट स्टेट सब्जेक्ट पर भी ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं अगर पार्लियामेंट सेशन में ना हो तो, ठीक है। और पार्लियामेंट क्या कर सकता है, और पार्लियामेंट सेंटर को एक्स्ट्रा पावर दे सकती है, सेंटर की एजेंसी को स्टेट लिस्ट के मैटर पर भी ड्यूटीज़ दे सकती है। तो ये हमारे पार्लियामेंट करती है। तो ये सब इसलिए ताकि इमरजेंसी का इम्प्लीमेंट स्मूथ हो। तो ये सारे लॉ हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे आगे। सो फाइनेंशियल रिलेशन पर क्या इफेक्ट होगा, लोकसभा और स्टेट असेंबली क्या लाइफ पर क्या इफेक्ट होगा, ये अब हम पढ़ेंगे। तो पहला है फाइनेंशियल्स पे क्या इफेक्ट होंगे। सो फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी, तो इसमें लिखा गया कि नेशनल इमरजेंसी लगते ही सेंटर की फाइनेंशियल पावर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपको पता है कि फाइनेंशियल पावर भी उसकी बढ़ जाएगी सेंटर की, ठीक है। तो इफ़ द प्रेसिडेंट कैन मॉडिफाई द कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्टर्बेंस ऑफ रेवेन्यू between the center and the state. This means that the president can either reduce or cancel the transfer of finance from center to the states. तो इसमें मतलब ये क्या है कि प्रेसिडेंट जो है वो कैन चेंज मनी डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रेसिडेंट चाहे तो मनी डिस्ट्रीब्यूशन चेंज कर सकते हैं इमरजेंसी के दौरान। प्रेसिडेंट सेंटर स्टेट फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को मॉडिफाई कर सकते हैं। मतलब अगर सेंटर और स्टेट के बीच का जो रेवेन्यू शेयरिंग कॉन्स्टिट्यूशन में फिक्स है, प्रेसिडेंट उसको टेम्परेरी बेसिस पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे मॉडिफिकेशन। फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी, इसमें हम पढ़ रहे थे। तो प्रेसिडेंट सेंटर और स्टेट के फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को मॉडिफाई कर सकते हैं। मतलब सेंटर और स्टेट के बीच में जो रेवेन्यू शेयरिंग कॉन्स्टिट्यूशन में फिक्स है, प्रेसिडेंट उसको उसमें टेम्परेरी चेंज कर सकते हैं। ये मॉडिफिकेशन हो सकते हैं स्टेट को जाने वाले पैसों को कम करना, कुछ ट्रांसफ़र को कैंसिल कर देना, सेंटर के फेवर में डिस्ट्रीब्यूशन चेंज कर देना। तो ये सारे हमारे क्या हैं, ये चाहे तो प्रेसिडेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या चेंजेस कर सकता है प्रेसिडेंट, जैसे स्टेट को जाने वाले पैसों को कम करना, या फिर कुछ ट्रांसफ़र को कैंसिल कर देना, या फिर सेंटर के फेवर में डिस्ट्रीब्यूशन करना, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन चेंज कर देना। ड्यूरेशन ऑफ चेंजेस क्या होता है, ये चेंजेस इमरजेंसी के एंड होने के फाइनेंशियल ईयर के एंड तक वैलिड रहते हैं। पार्लियामेंट को इन्फॉर्म करना ज़रूरी होता है इस केस में कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सामने प्रेजेंट करना होता है, पार्लियामेंट को इन्फॉर्म जरूर करना ज़रूरी होता है, ठीक है। सो इफेक्ट ऑन द लाइफ ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबली, ये हम पढ़ेंगे। इसमें बताया गया है कि इमरजेंसी के टाइम सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर की लाइफ एक्सटेंड हो सकती है। मतलब लोकसभा एक्सटेंशन हो सकता है। नॉर्मली लोकसभा का टेन्योर 5 साल का होता है, इमरजेंसी के दौरान इसको 1 साल के टाइम के लिए और एक्सटेंड कर सकते हैं। और ये एक्सटेंशन कितनी भी बार हो सकती है, बट मेजर रिस्ट्रिक्शन ये है कि इमरजेंसी ख़त्म होने के 6 महीने बाद
लोकसभा को कंपल्सरी डिसॉल्व करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये है कि 1 साल तक का एक्सटेंशन मिल सकता है लोकसभा को अगर इमरजेंसी है। तो इसमें भी क्या है, फिफ्थ लोकसभा 1971 से 77 में क्या हुआ था, 1 साल के लिए एक्सटेंड किया गया था जब इमरजेंसी लग गई थी लोकसभा को। सिमिलरली द पार्लियामेंट में एक्सटेंड द नॉर्मल टेन्योर ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली 5 years to 1 year each time of any length of time during national emergency, subject to a maximum period 6 months after emergency cease to operate। तो वही चीज़ इसमें भी है कि इसमें भी क्या है कि अगर स्टेट असेंबली है तो वो भी इस इमरजेंसी के टाइम पे आगे 1 साल बढ़ सकते हैं, उन्हें भी एक टर्म का साल के लिए ब्लॉक कर सकते हैं। और मैक्सिमम लिमिट क्या है इमरजेंसी ख़त्म होने का 6 महीने तक। ठीक है, तो आगे है इफेक्ट ऑन द फंडामेंटल राइट्स। So Article 358 and 359 describe the effect of national emergency on fundamental rights। ये बोलता है Article 358 deals with the suspension of fundamental right guaranteed in Article 15, while Article 359 deals with the suspension of other fundamental rights except two guarantees by Article 20 and 22। These two provision are explained below। अब इसमें ये बताया गया है कि effect on the fundamental rights। आर्टिकल 358 359 बताते हैं कि इमरजेंसी लगने पर फंडामेंटल राइट्स पर क्या इफेक्ट होता है। और आर्टिकल 358 बोलता है कि आर्टिकल 19 राइट जो सस्पेंड हो जाते हैं। आर्टिकल 359 बोलता है कि बाकी राइट सस्पेंड हो सकते हैं एक्सेप्ट आर्टिकल 2021। ये क्या होते हैं, राइट टू लिव। ठीक है, आर्टिकल 19 जो होता है वो सस्पेंड हो सकता है, बट आर्टिकल 359 बोलता है कि 2021 नहीं सस्पेंड होंगे। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे इसका अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 358। इसमें बताया गया है कि जो भी आर्टिकल 358 लो के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है कि आर्टिकल 19 के जितने भी 6 फंडामेंटल राइट्स हैं वो सारे क्या होते हैं, वो सस्पेंड हो जाते हैं। इसलिए कोई अलग से ऑर्डर की ज़रूरत नहीं होती है। नॉर्मल टाइम पे आर्टिकल 19 क्या करता है, गवर्नमेंट को रिस्ट्रिक्शन देता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, मूवमेंट, प्रोसेशन एक्सेट्रा प्रोटेक्ट कर दे। लेकिन ये सारे आर्टिकल 19 के जो राइट्स है वो सारे इमरजेंसी के दौरान क्या होते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप इमरजेंसी के दौरान आर्टिकल 19 के बेसिस पर गवर्नमेंट को एक्शन या चैलेंज नहीं कर सकते हो। आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली रिव्यू हो जाता है। 44th अमेंडमेंट एक्ट 358 आर्टिकल 358 को रिस्ट्रिक्ट किया। क्या किया उन्होंने, रिस्ट्रिक्शन 1 है कि आर्टिकल 19 तभी सस्पेंड होगा जब इमरजेंसी वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन होगा। तो फिर यहाँ पे भी 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 के अकॉर्डिंग क्या हुआ, फिर चेंज करा गया। पहला क्या चेंज हुआ कि सारे फंडा 19 आर्टिकल 19 के जो आर्टिकल 19 है वो तभी सस्पेंड होगा जब इमरजेंसी वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन के बेसिस पर लगी हो। सेकंड है कि रिस्ट्रिक्शन अगर आर्म्ड रिबेलियन के बेसिस पर इमरजेंसी लगी हो तो आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होगा। रिस्ट्रिक्शन 2 बोलता है कि सिर्फ वही लॉज प्रोटेक्ट होंगे जो इमरजेंसी से रिलेटेड होंगे, बाकी नॉर्मल लॉज को इमरजेंसी का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। आर्टिकल 359 सस्पेंशन ऑफ राइट टू मूव कोर्ट। सो आर्टिकल 358 सिर्फ आर्टिकल 19 से फिफ्थ। अब 359 के बारे में पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे कि आर्टिकल 358 सिर्फ आर्टिकल 19 से रिलेटेड था, बाकी पूरी फंडामेंटल राइट्स के क्या ये काम करता है कि आर्टिकल 359 जो है तो इसमें ये बताया गया है कि प्रेसिडेंट एक ऑर्डर इशू कर सकता है जिसमें क्या होगा, सिटीजन्स कोर्ट में नहीं जा सकते हैं उन फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए जो मेंशन्ड है। ठीक है, सो इम्पोर्टेंट नोट यहाँ पे ये है कि राइट सस्पेंडेड नहीं होते हैं, सिर्फ कोर्ट में जाने के राइट सस्पेंड होते हैं। कौन से राइट सस्पेंड होंगे ये हम पढ़ेंगे। पहला होगा कि ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में क्लियरली मेंशन होगा वहाँ पे
ड्यूरेशन कितनी होगी ये भी मैंशनड होगा, और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इमरजेंसी वाले एरिया में से भी अप्लाई कर सकते हैं। सो आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन क्रिमिनल ऑफेंस, आर्टिकल 21 राइट टू लिव एंड लिबर्टी, इनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता। कौन सा? आर्टिकल 19 और आर्टिकल 20। आर्टिकल 19 क्या बोलता है? राइट प्रोटेक्शन, सॉरी, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 इसको रिमूव नहीं किया सकता, बट आर्टिकल 19 को सस्पेंड कर सकते हैं इमरजेंसी के दौरान। सो इसमें आर्टिकल 20 क्या है? प्रोटेक्शन इज क्रिमिनल ऑफेंस, अगर कोई आपके अगेंस्ट क्रिमिनल ऑफेंस हो रहा है तो उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन। और आर्टिकल 21 राइट टू लिव, राइट टू लिव। So now we will study distinction between Article 350 and 359. So सिर्फ आर्टिकल 19 के फंडामेंटल राइट्स पर अप्लाई होता है 358। आर्टिकल 359 उन सारे फंडामेंटल राइट्स पर अप्लाई हो सकता है जिन्हें एनफोर्समेंट को प्रेसिडेंट ऑर्डर सस्पेंड कर दे। जैसे आर्टिकल 359 में ये राइट्स सस्पेंड नहीं होते, कौन कौन से वो हम पढ़ेंगे। आर्टिकल 359 में, सॉरी, राइट्स केवल राइट्स ही सस्पेंड नहीं होते, बल्कि सिर्फ एनफोर्समेंट सस्पेंड होता है, वो भी प्रेसिडेंट के ऑर्डर से। तो किस इमरजेंसी पर अप्लाई होता है? तो आर्टिकल 358 पे हम पढ़ेंगे कि थर्ड पॉइंट बोलता है ये किस अप्लाई होता है। सिर्फ एक्सटर्नल इमरजेंसी जैसे वॉर हो गया या फिर एग्रेशन हो गया, इसमें अप्लाई होता है। आर्म रेबेलियन में अप्लाई नहीं होता। आर्टिकल 359 दोनों पर होता है, एक्सटर्नल इमरजेंसी एज वेल एज इंटरनल इमरजेंसी। ठीक है। फोर्थ पॉइंट बोलता है कि ड्यूरेशन ऑफ सस्पेंशन, इसमें कितना ड्यूरेशन होगा। तो ड्यूरेशन क्या बोलता है कि आर्टिकल 19 पूरी इमरजेंसी के ड्यूरेशन तक सस्पेंड रहता है। आर्टिकल 359 प्रेसिडेंट डिसाइड करता है कि ये तो पूरी इमरजेंसी के लिए है या फिर शॉर्टर पीरियड के लिए है, 359। आर्टिकल 358 बोलता है कि कवरेज एंटायर या पार्ट ऑफ द कंट्री, वेयर आर्टिकल 359 में एक्सटेंड द एंटायर कंट्री और अ पार्ट ऑफ इट। मतलब कुछ नहीं है, एंटायर इंडिया पर अप्लाई होता है ऑटोमेटिकली आर्टिकल 358, जबकि 359 एंटायर कंट्री भी हो सकता है, पार्ट ऑफ इट भी हो सकता है। आर्टिकल 19 वर्सेस अदर राइट्स जो होते हैं आर्टिकल 358 में सस्पेंड होता है आर्टिकल 19 कम्प्लीटली, वाइल 359 में क्या होता है, ये डज नॉट एम्पावर द सस्पेंशन ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ आर्टिकल 20 एंड 21। तो 359 में आर्टिकल 20 और 21 ये नहीं होते हैं। इसमें कौन कौन से हैं? सिर्फ वही राइट सस्पेंड होंगे जिनमें नाम ऑर्डर में दिया हो। ठीक है। आर्टिकल 7 डिफरेंस ये है, आर्टिकल 359 में क्या होता है, स्टेट कोई भी लॉ बना सकता है या कोई एक्शन ले सकता है, चाहे वो आर्टिकल 19 वॉलेट हो रहा हो तब भी। बट आर्टिकल 359 में क्या होता है कि फंडामेंटल राइट्स को अगेंस्ट जिनका एनफोर्समेंट प्रेसिडेंट ऑर्डर पे है वो सस्पेंड किया हो तो स्टेट अलाउ नहीं कर सकता उसको।